तो चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बीजेटी, है ना, बीजेटी। तो इसकी शॉर्ट नोट काफी कॉमन है ये वाले यूनिट में, वर्किंग ऑफ बीजेटी करके, और एमसीक्यू में भी इसके ऊपर के एक दो कंसेप्ट के ऊपर आ सकते हैं। तो चलो देखते हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। देखो अभी हमने लास्ट इसमें देखा था पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन मतलब क्या था? पीएन जंक्शन में दो रीजन्स थे, एक था पी टाइप का रीजन और एक था एन टाइप का रीजन, है ना। दोनों रीजन्स एक दूसरे के अगल बगल में थे, तो पी और एन के बीच में बना था एक जंक्शन। तो पीएन जंक्शन मतलब क्या था? इसमें एक जंक्शन था, है कि नहीं। पी और एन के बीच में जो रहेगा, पी और एन के बीच की जो बाउंड्री रहेगी उसको बोलते पीएन जंक्शन, ठीक है। तो पीएन जंक्शन डायोड में एक जंक्शन था। और क्यों एक जंक्शन था? क्योंकि दो रीजन्स थे, एक पी रीजन था और एक एन रीजन था। पी मतलब मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स और एन मतलब मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स, बराबर है कि नहीं। तो पीएन जंक्शन में दो रीजन्स थे, वैसे ही बीजेटी में बेसिकली तीन रीजन्स रहते हैं। ये पहला रीजन, ये दूसरा रीजन, ये तीसरा रीजन, बराबर है। तो तीन रीजन्स अगर रहते हैं, ठीक है, तो पहला रीजन अगर पी टाइप का है तो दूसरा एन होगा और तीसरा फिर से पी होगा, है ना। तो इस ट्रांजिस्टर को बोलेंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर में सबसे पहले तो देखो तीन रीजन्स होते हैं, है ना। तो पहला अगर P है तो ये N होगा, तभी जाके जंक्शन बनेगा ना दोनों के बीच में, और ये N है तो तीसरा फिर से P होगा। या फिर अगर पहला रीजन N है, पहला रीजन अगर N है तो दूसरा P होगा और तीसरा फिर से N होगा। तो दो टाइप के ट्रांजिस्टर आपको देखने को मिल सकते हैं। कौन से? PNP या फिर NPN, बराबर है कि नहीं। तो ट्रांजिस्टर में बेसिकली तीन रीजन्स होते हैं, है ना। जो सबसे पहला रीजन होता है ये वाला, इसको बोलते हैं इमीटर। चाहे पीएनपी ट्रांजिस्टर रहने दो, चाहे एनपीएन ट्रांजिस्टर रहने दो। अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो इमीटर हो गया पी टाइप का, है ना। और अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो इमीटर हो गया एन टाइप का। तो चाहे पीएनपी रहने दो, एनपीएन रहने दो, है ना, कौन सा भी रहने दो। पहला जो रीजन है फर्स्ट वाला, उसको बोलते हैं इमीटर, है ना। ये काम का रीजन है, ये सबसे ज्यादा डोप रहता है, इसमें सबसे ज्यादा डोपिंग रहती है ना, हाई कॉन्सेंट्रेशन की डोपिंग रहती है ये पहले वाले रीजन में, इमीटर रीजन में, है कि नहीं। अगर ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, मतलब ये जो है ना, देखो पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो यहां पे पी टाइप की डोपिंग, मतलब यहां पे होल्स रहेंगे, तो इमीटर रीजन में सबसे ज्यादा होल्स रहेंगे, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डोपिंग रहेगी ये इसके मुकाबले, बराबर है ना। सभी से जो तीनों रीजन्स है, तो तीनों रीजन में सबसे ज्यादा डोपिंग रहती है पहले वाले में, इमीटर वाले में, ठीक है ना। एनपीएन अगर है तो इलेक्ट्रॉन्स की डोपिंग रहेगी, मतलब पेंटावैलेंट डोपिंग रहेगी, तो ये भी कैसे रहेगी? सबसे ज्यादा, ठीक है। तो पीएनपी रहने दो या फिर एनपीएन रहने दो, दोनों की वर्किंग सेम ही है, ठीक है ना। तो सबसे पहले रीजन को बोलते हैं हम लोग इमीटर रीजन। दूसरा ये जो छोटू सा रीजन है बेस, ये जो बेस रीजन है ना, सेकंड वाला रीजन, इसको बोलते हैं बेस। ये जो बेस है ना, ये बहुत ही छोटा रहता है, बहुत ही नैरो, है ना। देखो डायग्राम में भी दिख रहा होगा आपको, बहुत ही छोटा है, आपको समझने के लिए तो भी थोड़ा बड़ा दिखाया है, लेकिन ये बेस का साइज जो है ये सबसे छोटा है, वेरी वेरी स्मॉल। और यहां पे जो डोपिंग है ना, ये डोपिंग भी एकदम लाइट रहती है, बहुत ही लाइट रहती है डोपिंग। मतलब मान के चलो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो बेस कौन सा हो गया? एन टाइप का हो गया। एन टाइप का मतलब मेजॉरिटी क्या रहेंगे? इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे यहाँ पे, लेकिन इसकी डोपिंग इतनी कम रहती है कि ये इलेक्ट्रॉन की संख्या आप निग्लेक्ट भी कर सकते हो, मेजॉरिटी कैरियर होके भी, है ना, इतनी कम डोपिंग रहती है, ठीक है। तो बेस है गया तुम्हारा सेकंड रीजन, जिसका साइज बहुत ही कम है और डोपिंग की लेवल भी बहुत कम है। डोपिंग की लेवल कम है मतलब वहां पे जो भी कैरियर्स होंगे, होल्स या फिर इलेक्ट्रॉन्स, अगर पीएनपी है
तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कैरियर रहेंगे मेन, या फिर अगर NPN है तो यहाँ पे होल्स रहेंगे, तो कुछ भी रहने दो, है ना। वहां पे इतने कम कैरियर्स रहते हैं क्योंकि डोपिंग का लेवल वहां पे बहुत ही कम रहता है, ठीक है। और लास्ट का रीजन है कलेक्टर रीजन, ठीक है। तो कलेक्टर रीजन का साइज आप देख पा रहे होंगे, इसका साइज सबसे बड़ा रहता है। देखो इमीटर के भी साइज से सबसे बड़ा दिख रहा है, लेकिन डोपिंग उतनी ज्यादा नहीं रहती, डोपिंग नॉर्मल रहती है ना। सबसे ज्यादा डोपिंग रहती है ये इमीटर की, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये PNP ट्रांजिस्टर है, मतलब यहां पे भी होल्स की डोपिंग रहेगी, ट्राइवेलेंट डोपिंग, और यहां पे भी होल्स रहेंगे, ठीक है ना। लेकिन इमीटर की डोपिंग की लेवल बहुत ज्यादा रहती है, मतलब यहां पे नंबर ऑफ होल्स बहुत ज्यादा रहेंगे, और यहां पे भले ये भी P रीजन है लेकिन यहां पे डोपिंग की लेवल उतनी नहीं रहती, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर में बेसिकली 3 रीजन्स होते हैं। पहले को बोलते हैं इमीटर, दूसरे को बोलते हैं बेस, तीसरे को बोलते हैं कलेक्टर, है ना। तो पहला रीजन अगर P है तो ये ट्रांजिस्टर होगा PNP ट्रांजिस्टर, या फिर पहला रीजन अगर N है, मतलब इमीटर अगर N है, तो ये ट्रांजिस्टर होगा NPN। तो दो टाइप के ट्रांजिस्टर्स हो सकते हैं, PNP ट्रांजिस्टर हो सकता है या फिर NPN ट्रांजिस्टर हो सकता है। लेकिन दोनों में से कौन सा भी ट्रांजिस्टर रहने दो, ट्रांजिस्टर की वर्किंग दोनों की एग्जैक्टली सेम। PNP अगर है तो होल्स ज्यादा, मतलब मैं आगे बताता हूं कैसे होगा। PNP अगर है तो होल्स मेन रहेंगे वहां पे, है ना, लेकिन उसी प्रकार से करंट फ्लो होंगे। और NPN अगर है तो वहां पे मेन बॉस रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। लेकिन दोनों में से कोई भी रहने दो, PNP रहने दो या फिर NPN रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों की वर्किंग सेम, ठीक है। पहले रीजन को हम लोग इमीटर बोलेंगे, दूसरे को बेस, तीसरे को कलेक्टर। और जैसा कि मैंने बताया, बेस का साइज निग्लिजिबल रहता है और डोपिंग भी निग्लिजिबल रहती है। डोपिंग मतलब वहां पे जो कैरियर्स रहेंगे वो भी निग्लिजिबल रहेंगे, ठीक है ना। और सबसे काम का जो रीजन है वो है इमीटर, सबसे ज्यादा डोपिंग यहां पे रहती है, ठीक है। तो 3 रीजंस है, तो कितने जंक्शंस बनेंगे यहां पे बताओ तो। डायोड में 2 रीजन थे, एक P और एक N, तो कितना, P और N के बीच में जो बाउंड्री है उसको बोलते हैं PN जंक्शन। P और N के बीच में जो बाउंड्री है ये वाली, इसको बोलते हैं PN जंक्शन। तो डायोड में 2 रीजंस थे तो एक जंक्शन बना था, यहां पे कितने जंक्शंस बनेंगे बताओ तो, है ना। देखो ना, ये मान के चलो ये PNP ट्रांजिस्टर है, तो देखो ये पहला जंक्शन P और N के बीच का, ये हो गया फर्स्ट जंक्शन, और ये N और P के बीच का ये हो गया सेकंड जंक्शन, है ना। या फिर अगर NPN ट्रांजिस्टर है तो भी देखो N और P के बीच का, P और N के बीच का जो बाउंड्री रहता है उसको बोलते हैं जंक्शन, तो ये हो गया फर्स्ट जंक्शन और ये हो गया तुम्हारा सेकंड जंक्शन। मतलब 3 रीजन होने के कारण बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में, मतलब BJT में कितने जंक्शंस होंगे, 2 जंक्शंस होंगे। ये पहला इमीटर और बेस के बीच का, ये पहला रीजन इमीटर है और दूसरा बेस है, बराबर है कि नहीं। PNP रहने दो, नहीं तो NPN रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। पहले रीजन को हम लोग इमीटर बोलते, दूसरे को बेस बोलते। तो पहला जंक्शन जो है वो है इमीटर और बेस के बीच का, तो इस जंक्शन को हम लोग नाम देंगे EB जंक्शन, इमीटर और बेस के बीच का जंक्शन, बराबर है। और दूसरा जो जंक्शन है वो है बेस और कलेक्टर के बीच का, ये है बेस और ये है कलेक्टर। तो ये जो दूसरा जंक्शन है ये है कलेक्टर और बेस के बीच का, या फिर बेस और कलेक्टर के बीच का, ये वाला जंक्शन, है ना। तो इसको हम लोग नाम देंगे CB जंक्शन, है ना। BC जंक्शन भी बोल सकते चाहे तो, लेकिन CB बोलने में अच्छा लगता है। तो ट्रांजिस्टर में 2 जंक्शंस रहेंगे, EB जंक्शन और CB जंक्शन। EB जंक्शन मतलब इमीटर और बेस के बीच का, और CB मतलब कलेक्टर और बेस के बीच का। तो अभी अगर 2 जंक्शंस है ना, देखो ये PNP ट्रांजिस्टर था, ये NPN ट्रांजिस्टर, PNP रहने दो, NPN रहने दो, कुछ भी रहने दो, है ना। हम लोग पहले को बोलते हैं इमीटर, दूसरे को बोलते हैं बेस, तीसरे को बोलते हैं कलेक्टर, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर का प्रकार कौन सा भी रहने दो, पहला जंक्शन है EB जंक्शन, इमीटर और बेस के बीच का,
और दूसरा है सीबी जंक्शन, मतलब कलेक्टर और बेस के बीच का। तो अगर ट्रांजिस्टर में दो जंक्शंस है तो अभी यहां पे 4 पॉसिबिलिटीज आएंगी ना, आएगी कि नहीं? देखो डायोड को याद करो, डायोड को याद करो, डायोड में कितना जंक्शन था? एक ही जंक्शन था, बराबर है कि नहीं? तो डायोड को आप फॉरवर्ड बायस भी कर सकते थे, मतलब पी को पॉजिटिव और एन को निगेटिव, ऐसा अगर किए, मतलब पी को ज्यादा पॉजिटिव पोटेंशियल दिए या फिर एन को ज्यादा निगेटिव पोटेंशियल दिए, है ना, तो पी को पॉजिटिव एन को निगेटिव दिए, तो ऐसे प्रकार को हम लोग बोलते थे फॉरवर्ड बायस, है ना। तो डायोड की वर्किंग फॉरवर्ड बायस में कराते थे हम लोग। या फिर और एक पॉसिबिलिटी है, अगर पी को हम लोग निगेटिव लगाते हैं और एन को पॉजिटिव लगाते हैं, मतलब पी को निगेटिव वोल्टेज और एन को पॉजिटिव वोल्टेज देते हैं, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में हमने देखा था कि निग्लिजिबल करंट फ्लो होता है, 0 के बराबर। फॉरवर्ड बायस में कितना भी करंट फ्लो हो सकता है, शॉर्ट सर्किट के बराबर। तो एक जंक्शन था पीएन जंक्शन डायोड में, तो जंक्शन को या तो आप फॉरवर्ड बायस कर सकते हो बैटरी लगा के, या फिर रिवर्स बायस कर सकते हो। बैटरी लगा के आप एक जंक्शन को या तो फॉरवर्ड कर सकते या तो रिवर्स कर सकते। तो मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पे तो दो जंक्शंस है, ये पहला जंक्शन और ये दूसरा जंक्शन, तो ये जंक्शन भी हो सकता है फॉरवर्ड या फिर रिवर्स। सिमिलरली ये भी हो सकता है फॉरवर्ड या फिर रिवर्स। तो कितनी पॉसिबिलिटी हो जाएंगी देखो ना, तुम्हारी प्रोबेबिलिटी याद करो, ये फॉरवर्ड पहली पॉसिबिलिटी, ये फॉरवर्ड ये रिवर्स दूसरी पॉसिबिलिटी, ये रिवर्स ये फॉरवर्ड तीसरी पॉसिबिलिटी, ये रिवर्स चौथी पॉसिबिलिटी, बराबर है कि नहीं? तो दो जंक्शन होने के कारण, बीजेटी में दो जंक्शन होने के कारण हमको दो बैटरीज भी लगेगी। पीएन जंक्शन में एक ही जंक्शन था तो एक ही बैटरी थी हमारे पास, है ना, एक तो फॉरवर्ड करे थे या फिर रिवर्स। लेकिन यहां पे दो जंक्शंस होने के कारण वी विल नीड 2 बैटरीज, और वो दो बैटरी की सहायता से हम लोग इन दोनों को फॉरवर्ड रिवर्स ऐसा कर सकते हैं, और 4 पॉसिबिलिटीज हमको मिल सकती है। जैसा अभी बताया मैंने, पहले को फॉरवर्ड किया दूसरे को भी किया, पहले को फॉरवर्ड किया दूसरे को रिवर्स किया, लाइक दिस। तो दो बैटरीज लगेगी और ये दो जंक्शंस होने के कारण हम लोगों को 4 पॉसिबिलिटीज मिल सकती है ना। लेकिन 4 में से एक जो है वो उतनी काम की नहीं है ना। तो कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती है? देखो 4 में से 3 ही लिखा मैंने, चौथी वाली उतनी काम की नहीं है ना। जैसा पहला जंक्शन है ईबी जंक्शन और दूसरा जंक्शन है सीबी जंक्शन। तो मान के चलो आपने दोनों बैटरीज इस प्रकार से लगाए कि पहला जंक्शन हो गया फॉरवर्ड बायस और दूसरे को कर दिए रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस करना, रिवर्स बायस करना ये हमारे हाथ में है, बैटरी कैसे लगाना ये हमारे हाथ में है, बराबर है कि नहीं? तो मान के चलो आपने दो बैटरीज लगा के पहला जंक्शन जो है इमीटर बेस जंक्शन वो फॉरवर्ड कर दिया और कलेक्टर को रिवर्स कर दिया। तो ये जो पहली पॉसिबिलिटी है उसको बोलते हैं एक्टिव रीजन ऑफ ऑपरेशन, है ना। ऐसे केस में जो ट्रांजिस्टर काम करेगा तो उसका रीजन कौन सा कहलाएंगे हम लोग, उसके ऑपरेशन का रीजन कौन सा होगा उसको बोलेंगे हम लोग एक्टिव रीजन, है ना। यहां पे अभी फॉरवर्ड रिवर्स नहीं बोलेंगे क्योंकि यहां पे दो जंक्शन है, ठीक है ना। तो पहला जंक्शन फॉरवर्ड है, दूसरा जंक्शन रिवर्स है, तो उस मोड को बोलेंगे एक्टिव मोड ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। फिर क्या हो सकता है, पहला फॉरवर्ड है दूसरा भी फॉरवर्ड है, बराबर है कि नहीं? तो उस मोड को बोलेंगे सैचुरेशन मोड ऑफ ऑपरेशन, ठीक है ना। फिर क्या हो सकता है, पहला रिवर्स है दूसरा भी रिवर्स है ना। यहां पे तो करंट जीरो ही हो जाता है, दोनों रिवर्स है ना, तो यहां पे तो करंट का चांस ही नहीं रहता। तो पहला रिवर्स दूसरा भी रिवर्स, तो उसको बोलते हैं कट ऑफ। और चौथी पॉसिबिलिटी क्या बचती है, पहला भी रिवर्स और दूसरा जो है वो फॉरवर्ड, मतलब ये पहले पॉसिबिलिटी के एग्जैक्टली उल्टा हो जाता है ये। तो ये इतना काम का नहीं है ना, जनरली यूज नहीं होता, इसलिए उसको याद भी मत रखो। तो कितने मोड्स है ट्रांजिस्टर के ऑपरेट करने के, देखा जाए तो 4 रहते हैं लेकिन 3 ही याद रखोगे। कौन से? एक्टिव, सैचुरेशन और कट ऑफ। एक्टिव मतलब पहला जंक्शन इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड
और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स। पहला फॉरवर्ड दूसरा रिवर्स करे तो सबसे काम का रीजन है, ये सबसे काम का मोड है। बीजेटी को ना जनरली हम लोग एम्पलीफायर की तरह यूज करते हैं। एम्पलीफायर मतलब क्या होता, छोटे सिग्नल को बड़े सिग्नल में वो एम्पलीफाई करता है। तो एम्पलीफायर के लिए जो मोड ऑफ ऑपरेशन लगता है वो लगता है एक्टिव। तो जनरली अभी हम लोग जो वर्किंग देखेंगे ट्रांजिस्टर की, वो भी कौन से रीजन के लिए देखेंगे, एक्टिव रीजन के लिए। आपको भी जो क्वेश्चन आता है या फिर आपको भी जो पढ़ना है वो कौन सा मोड पढ़ना है, एक्टिव मोड, है ना। क्वेश्चन में आया कि एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ बीजेटी, मतलब एक्सप्लेन द वर्किंग इन एक्टिव मोड, उसी की वर्किंग देखते हैं हम लोग। तो ये सबसे काम का रीजन है ना। बाकी दो तो आपको कैसे सिर्फ ऐसा होता है करके याद रखो। दोनों जंक्शन रिवर्स है तो ऑफकोर्स कट ऑफ बोलेंगे इसको, और दोनों फॉरवर्ड है ये भी जनरली यूज नहीं होता, तो इसको बोलते जनरली हम लोग सैचुरेशन। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर के दो जंक्शंस है, दो जंक्शंस को आपको दो बैटरीज लगानी है, और दो बैटरीज लगाने के बाद आप दोनों जंक्शन को किस प्रकार से फॉरवर्ड रिवर्स करते हो, उसके ऊपर उसका मोड ऑफ ऑपरेशन है। तो जनरल कौन सा मोड है, एक्टिव मोड, मतलब पहला जंक्शन फॉरवर्ड बायस, दूसरा जंक्शन रिवर्स बायस। ठीक है, कौन सा भी ट्रांजिस्टर रहने दो, पीएनपी रहने दो, नहीं तो एनपीएन रहने दो, है ना। पीएनपी में रहने दो या फिर एनपीएन, वो कोई दिक्कत नहीं है। पहले को फॉरवर्ड करे दूसरे को रिवर्स करे तो उसको एक्टिव मोड ही बोलेंगे। ठीक है, तो चलो वर्किंग देख लेते हैं इसकी फिर। अभी वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर, अगर सेम क्वेश्चन आपको पीएनपी के लिए भी आता है तो भी जो मैं एक्सप्लेनेशन अभी डिस्कस करूंगा उसी प्रकार से आपको आंसर लिखना है, बराबर है कि नहीं। क्योंकि मैंने बार बार बताया आपको, चाहे पीएनपी रहने दो या फिर चाहे एनपीएन रहने दो, है ना, दोनों की वर्किंग एग्जैक्टली सेम रहती है ना। सिर्फ एनपीएन में इलेक्ट्रॉन्स बॉस रहेंगे, ठीक है ना। तो पीएनपी का जब लिखोगे तो इलेक्ट्रॉन्स की जगह होल्स ले लेना, बस इतना ही है, और करंट की डायरेक्शन उल्टी हो जाती है, बताता हूं मैं वैसे। ठीक है, तो चलो वर्किंग देख लेते हैं ट्रांजिस्टर की, चाहे एनपीएन रहे चाहे पीएनपीएन, ठीक है ना। लेकिन वर्किंग देखने के लिए कोई ना कोई एक तो लेना ही पड़ेगा, तो चलो एनपीएन ट्रांजिस्टर लेते हैं। ठीक है, तो इसकी वर्किंग देखना है हमको। वर्किंग देखना है मतलब कौन से रीजन में देखना है, अभी जो बताया मैंने आपको। नॉर्मल रीजन कौन सा है ट्रांजिस्टर का जो सबसे यूज होता है, वो है एक्टिव रीजन। तो हमको भी वर्किंग एक्टिव रीजन में देखनी है। एक्टिव रीजन मतलब क्या, अभी जो बताया मैंने। एक्टिव मोड मतलब क्या, तीन मोड है तुम्हारे पास। एक्टिव मोड मतलब हम लोग बैटरीज इस प्रकार से लगाएंगे कि पहला जंक्शन जो है ये है इमीटर, ये है बेस, ये है कलेक्टर। हम लोग बैटरीज इस प्रकार से लगाएंगे कि पहला जो जंक्शन है वो होगा फॉरवर्ड बायस और दूसरा जो जंक्शन है वो होगा रिवर्स बायस। तो देखो है कि नहीं, पहला फॉरवर्ड और दूसरा रिवर्स, है ना। डायग्राम देखो ध्यान से, है ना। चलो पहला ये वाला देखो, चलो, है ना। ये इसको जाने दो, है ना। ये है मेरा इमीटर, ये है मेरा बेस, और इमीटर को ये वाली बैटरी है और बेस को ये वाली है। ठीक है, तो चलो बस इतना ही पार्ट देखो पहले, ये इतना ही पार्ट देखो पहले। चलो बताओ, इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस है ना। देखो ना बैटरी में ध्यान से, एन को आया है निगेटिव और ये वाले पॉजिटिव से पी को आया है पॉजिटिव, बराबर। मतलब एन को निगेटिव पी को पॉजिटिव, एन इज निगेटिव, या फिर पी इज पॉजिटिव एन इज निगेटिव, मतलब कौन सा है बाई से कौन सा हो गया, फॉरवर्ड हो गया कि रिवर्स हो गया, है ना। पी को पॉजिटिव एन को निगेटिव, मतलब फॉरवर्ड बायस। तो इमीटर बेस जंक्शन हो गया तुम्हारा फॉरवर्ड, है कि नहीं। पी को पॉजिटिव एन को निगेटिव मतलब फॉरवर्ड, पी को मोर पॉजिटिव एन को मोर निगेटिव फॉरवर्ड, और उसका उल्टा हो गया, एन को पॉजिटिव हो गया तो रिवर्स बायस। तो पहला जंक्शन तो फॉरवर्ड है इस बैटरी की वजह से। अभी दूसरे की तरफ देखो, दूसरे के लिए ये वाला चेक करो, है ना। ये है तुम्हारा बेस, ये है तुम्हारा कलेक्टर, ठीक है ना। देखो देखो देखो, ये पॉजिटिव आया है एन की तरफ और ये इधर से नेगेटिव आता है इधर। सर बोलेंगे आप बेस के लिए तो जब इधर कंसीडर किए थे तो इधर से पॉजिटिव लाए थे, अभी इधर से क्यों ला रहे। ये दोनों बैटरीज मिला के बराबर वो मैनेज होती है बेस में,
ठीक है ना। तो कलेक्टर और बेस के लिए ना ये वाला कंसीडर करो। तो N को जा रहा है पॉजिटिव, P को आ रहा है निगेटिव। बोलो बोलो बोलो, ये वाला कलेक्टर बेस जंक्शन मतलब ये वाला PN जंक्शन, ये वाला फॉरवर्ड होगा कि रिवर्स होगा? बोलो बोलो, है ना। N को पॉजिटिव, देखो P को पॉजिटिव, N को निगेटिव, फॉरवर्ड। लेकिन P को निगेटिव, N को पॉजिटिव, ये है रिवर्स। मतलब ये जो बैटरीज हमने इस प्रकार से लगाई है कि पहला जंक्शन है फॉरवर्ड और दूसरा जंक्शन है रिवर्स। मतलब इमीटर बेस है फॉरवर्ड और कलेक्टर बेस है रिवर्स। तो इसका मतलब ये कौन सा रीजन है? एक्टिव रीजन। ठीक है, तो चलो देखते हैं वर्किंग इसकी एक्टिव रीजन की। ठीक है, तो सबसे पहला रीजन है मेरा इमीटर, दूसरा है बेस, तीसरा है कलेक्टर। तीनों की प्रॉपर्टीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इमीटर में सबसे ज्यादा डोपिंग रहती है। मतलब इमीटर में सबसे ज्यादा कैरियर्स रहेंगे, है ना। अभी यहां पे अपना इमीटर कौन सा है? एन टाइप का है। मतलब इमीटर में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, सबसे ज्यादा, बेस के मुकाबले, कलेक्टर के मुकाबले या फिर पूरे ट्रांजिस्टर के मुकाबले। ठीक है ना। बेस की क्या प्रॉपर्टी बताई है? बेस एकदम छोटू सा है, निग्लिजिबल, और इसके अंदर जो डोपिंग है ना, जैसे अभी हमारा बेस पी टाइप का है, मतलब यहां पे होल्स होने चाहिए, लेकिन इसकी डोपिंग की लेवल इतनी कम रहती कि ये होल्स को भी आप निग्लेक्ट कर सकते हो, इतनी कम रहती। ठीक है ना। तो चलो वर्किंग चालू करते हैं, है ना। सबसे पहले देखो, वर्किंग देखने से पहले इमीटर और बेस रीजन यही तक पहले देखते हैं, ये इतना पार्ट देखते हैं, है ना। ये वाले पार्ट को बाद में देखेंगे, है ना। देखो ये है इमीटर, ये है बेस, ये है एन, ये है पी। सिंपल पीएन जंक्शन हो गया, ये देखो सिंपल पीएन जंक्शन है मेरा। ये पी टाइप का रीजन है, ये एन टाइप का रीजन है। ठीक है ना। और एन को निगेटिव, पी को पॉजिटिव। मतलब ये वाला जो रीजन है इमीटर बेस, इट इज एग्जैक्टली सेम एज आपका डायोड जैसे फॉरवर्ड बायस में रहता है वैसा ही है, एग्जैक्टली सेम, है ना। पी को पॉजिटिव, एन को निगेटिव। तो डायोड जब फॉरवर्ड बायस में रहता है तो क्या होता है? वही चीज यहां पे भी होगी, है कि नहीं। डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है तो हमको ढेर सारा करंट मिलता है, वही चीज यहां पे भी होगी। ठीक है ना। तो डायोड फॉरवर्ड बायस होता है तब क्या होता है? डायोड को जब हम लोग फॉरवर्ड बायस करते हैं तो पी के होल्स एन की तरफ आते हैं और एन के इलेक्ट्रॉन्स पी की तरफ जाते हैं। मतलब दोनों के चार्ज कैरियर्स इधर उधर जंक्शन क्रॉस करते हैं और आपको डायोड में ढेर सारा करंट मिलता है, फॉरवर्ड बायस का करंट, बराबर है कि नहीं। तो सेम चीज ट्रांजिस्टर में भी ये वाले हिस्से में होगी, क्योंकि अपना इमीटर और बेस का जंक्शन कैसे है? फॉरवर्ड बायस है। तो जैसे ये फॉरवर्ड बायस है तो बेस के होल्स इमीटर में आएंगे और इमीटर के इलेक्ट्रॉन्स किधर जाएंगे? बेस में जाएंगे। और ये चार्ज फ्लो होने की वजह से हमको मिलेगा करंट। उस करंट को हम नाम देंगे इमीटर करंट। कौन सा करंट नाम देंगे? इमीटर करंट। तो सबसे पहली स्टेप समझ में आ गई क्या ऑपरेशन की, है ना। ये वाला पार्ट बाद में सोचेंगे हम लोग, सबसे पहले ये वाला पार्ट सोचो। इमीटर, है ना, इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस है। तो जिस प्रकार से डायोड फॉरवर्ड बायस होता है और वहां पे करंट मिलता है, उसी प्रकार से आपको इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस होने से करंट मिलेगा। उसको बोलेंगे हम लोग इमीटर करंट, बराबर है। अभी देखो यहां पे और एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ये है इमीटर, ये है बेस। ये इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस है क्योंकि ये निगेटिव है और ये फिलहाल के लिए पॉजिटिव है। ठीक है। तो बेस के होल्स इमीटर में आए और इमीटर के इलेक्ट्रॉन्स किधर गए? बेस में गए। तो दोनों के ये जो चार्ज कैरियर ट्रांसफर हुए उसकी वजह से हमको करंट मिलता है। लेकिन जैसे मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी बता के रखी थी कि ये बेस का साइज जो है वो बहुत ही कम है, बहुत ही छोटा है। उसी के साथ साथ बेस की जो डोपिंग की लेवल रहती है वो भी बहुत ही निग्लिजिबल रहती है। तो मुद्दे की बात ये है कि बेस में जो होल्स है ना
वो हम लोग निग्लेक्ट कर सकते, बराबर है कि नहीं। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये सॉरी, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो इमिटर करंट मिला, इमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस होने की वजह से, ये इमिटर करंट मेनली प्रोमिनेंटली किसकी वजह से मिला? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मिला। ये इमिटर के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मिला। बेस के होल्स को हम लोग निग्लेक्ट कर देते, चलेगा? चलाना ही पड़ेगा, क्योंकि वैसा ही करना पड़ता है, क्योंकि बेस निग्लिजिबल है। बेस में जो भी होल्स है उनकी संख्या बहुत ही कम है, तो चलो निग्लेक्ट कर देते। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस होने के कारण, है ना, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स। क्यों इलेक्ट्रॉन्स? क्योंकि अपना ट्रांजिस्टर एनपीएन है। अगर आगे जाके आप पीएनपी के लिए आंसर लिखते हो तो इलेक्ट्रॉन्स की जगह बस यहां पे होल्स करना पड़ेगा, क्योंकि उस समय पीएनपी रहेगा, बस इतना ही फर्क रहेगा, याद रखो, है ना। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस होने के कारण इमिटर में से ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स किधर आ जाएंगे? बेस में आ जाएंगे। बेस में से होल्स भी जाएंगे उधर, लेकिन हम लोग उनको निग्लेक्ट कर रहे हैं क्योंकि उनकी संख्या उतनी नहीं है, और उसकी वजह से मुझको मिलता है करंट, जिसका नाम है इमिटर करंट। तो पहला करंट समझ में आ गया, है ना। क्यों मिलता है इमिटर करंट? क्योंकि ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स इमिटर से बेस में आए, और इलेक्ट्रॉन्स मूव हुए मतलब चार्ज फ्लो हुआ, चार्ज फ्लो हुआ मतलब करंट मिला। करंट की डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज अगर फ्लो होता है तो करंट मिलता है ना। तो पहला करंट किसकी वजह से मिला? यहां से ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स इमिटर से बेस में आए, और उसकी वजह से मिला मुझको इमिटर करंट, बराबर है। बेस के होल्स भी आए इधर, लेकिन उसको हमने निग्लेक्ट किए, ठीक है। तो पहला करंट मिला मुझको, यहां से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स किधर आए? बेस में आए, तो इसकी वजह से मिला मुझको इमिटर करंट, ठीक है। और ये करंट की डायरेक्शन क्या दिखा सकता हूं मैं, बताओ तो। करंट की डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं? करंट की डायरेक्शन ऐसी दिखाते हैं कि जिस दिशा में पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है, या फिर जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन होती है करंट की, है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है, तो करंट की डायरेक्शन दिखाते समय, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी बताया था आपको कि करंट की डायरेक्शन दिखाते समय जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव होता है उधर रहती है करंट की डायरेक्शन, या फिर जिधर इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मतलब निगेटिव चार्ज, तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन होती है करंट की डायरेक्शन। तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स किधर से किधर आ रहे रे? इमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस होने के कारण हमारे इलेक्ट्रॉन्स इमिटर टू बेस आ रहे, ये ऐसे आ रहे, ये है इमिटर, ये है बेस, तो ये ऐसे आ रहे। तो करंट की डायरेक्शन जो है इमिटर करंट की, वो इससे अपोजिट दिखाओ, मतलब ऐसी मत दिखाओ, ये गलत हो जाएगा, है कि नहीं। ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन मूव होने की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन, ये दोनों सेम सेम हो गई, ये गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन से अपोजिट, मतलब इलेक्ट्रॉन्स अगर यहां से यहां मूव हो रहे ऐसे, तो करंट दिखाना पड़ेगा आपको ऐसे, ठीक है। तो सबसे पहला करंट मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया, कौन सा? इमिटर करंट। क्यों मिला इमिटर करंट? क्योंकि इमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस होने के कारण इमिटर के ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स, मेनी इलेक्ट्रॉन्स, दे हैव कम इनटू द बेस, और इलेक्ट्रॉन्स मूव हुए मतलब चार्ज फ्लो हुआ, मतलब आपको करंट मिला, तो उस करंट का नाम है इमिटर करंट, बराबर। पहली स्टेप समझ में आ गई। अभी लेते हैं दूसरी स्टेप की तरफ। चलो ये पहली स्टेप मैं बता देता हूं, देखो, है ना। यहां से ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर बेस में आ गए, और उसकी वजह से आपको क्या मिला? इमिटर करंट, ठीक है। यहां तक क्लियर? चलो अभी दूसरी स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अभी ये हिस्सा देखते हैं, ये हिस्से का काम हो गया, अभी ये हिस्से का काम हो गया, इसने इमिटर करंट देना था वो दे दिया। अभी चलो ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आ गए हैं, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, किधर? बेस में। कहां से? इमिटर से।
बराबर है। क्यू आई है अभी बताया, क्योंकि ये इमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस था, ठीक है ना। तो अभी ये हिस्सा कंसीडर करो बेस और कलेक्टर का। तो ये जो कलेक्टर और बेस है ये फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस है ना। हम लोग एक्टिव रीजन कंसीडर कर रहे हैं, पहले ही बताया। तो ये कलेक्टर बेस जो जंक्शन है वो रिवर्स बायस है, मतलब इधर एन को लगाया हुआ है पॉजिटिव, देखो एन को लगाया हुआ है पॉजिटिव, है ना। तो रिवर्स बायस है, मतलब इधर पॉजिटिव वोल्टेज दिख रहा है ना, ये इधर जो है ये पॉजिटिव वोल्टेज दिख रहा है। तो ये ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स बेस में आने के बाद क्या होता है, देखो अभी इन इलेक्ट्रॉन्स के पास दो रास्ते हैं। सबसे पहला रास्ता तो है ये वाला और दूसरा रास्ता है ये वाला, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है, जैसे ही ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स इमिटर से बेस में आते हैं तो उनको दो प्रॉब्लम फेस होते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम, बेस का साइज ना बहुत ही छोटू सा है यार, बहुत ही छोटू सा है ना। तो जैसे ही वो यहां पे आते हैं यहां पे ज्यादा देर तक उनको रहना मुश्किल है। और दूसरी चीज, इन इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, निगेटिवली चार्ज। तो निगेटिव चार्ज किधर अट्रैक्ट होता है, पॉजिटिव की तरफ। तो जैसे ही ये इमिटर से इलेक्ट्रॉन्स बेस में आते हैं इनको ना इधर पॉजिटिव चार्ज दिखने लगता है, ये देखो। तो इसलिए जैसे ही वो बेस में आते हैं तो बेस में ज्यादा रुकते ही नहीं है, सीधा किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, सीधा कलेक्टर की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और इस वायर से निकल जाते हैं। क्यों, क्योंकि इधर पॉजिटिव है, देखो इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, सो दे विल अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, बराबर है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो आए इमिटर से बेस में, तो वो बेस में ना ज्यादा ठहरते ही नहीं है, वो सीधा सीधा अपना मोमेंटम पाके, है ना, उनको काम की चीज मिल जाती है तो वो रुकते ही नहीं है, वो सीधा जितने भी इलेक्ट्रॉन इमिटर में से आए बेस में, तो मान के चलो ऑलमोस्ट सभी के सभी 99 to 98% इलेक्ट्रॉन्स, है ना, ये हो जाते हैं कलेक्ट इधर पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, ये आ जाते हैं कलेक्टर में, कलेक्टर की तरफ इधर आ जाते हैं और इनकी वजह से मिलता है कलेक्टर करंट। तो समझ में आ गया दूसरा करंट, कलेक्टर करंट, है ना। क्यों जाएंगे मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर की तरफ, इसलिए तो उसको कलेक्टर भी बोलते हैं, देखो नाम भी बराबर रखे हैं। इमिटर मतलब इलेक्ट्रॉन्स को इमिट किया, है ना, या फिर पीएनपी रहा रहता था तो होल्स को इमिट करा रहता था, और कलेक्टर मतलब पूरे के पूरे जो इमिटर से इलेक्ट्रॉन आए वो किधर हो गए, कलेक्टर में कलेक्ट हो गए। तो यहां पे हमको मिलता है दूसरा करंट, है ना। देखो इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं मतलब करंट मिलेगा, तो इसको कौन सा बोलेंगे, कलेक्टर करंट। और क्यों सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स इधर अट्रैक्ट होते हैं ये भी बताया, है ना, क्योंकि जैसे ही वो इमिटर से बेस में आते हैं, बेस वैसे भी बहुत छोटा सा है ना, और उनको स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वोल्टेज दिखता है, इसलिए पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स लगभग 98% इलेक्ट्रॉन्स इधर कलेक्टर की तरफ अट्रैक्ट होके इस वायर से निकल जाते। तो ये मिलेगा मुझको कलेक्टर करंट इसकी वजह से। और जो बचे खुचे 1-2% इलेक्ट्रॉन है ना, वो ये इस वाले पाथ से जाते, तो इसको बोलेंगे हम लोग, ये जो इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट मिलेगा इसको बोलेंगे हम लोग बेस करंट, ठीक है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन्स इमिटर से इधर आए उन्होंने दो रास्ते सिलेक्ट किए, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन चले गए कलेक्टर में जिसकी वजह से मिला कलेक्टर करंट, और कुछ बचे खुचे एकदम 1-2% इलेक्ट्रॉन ये वाले वायर से निकल जाएंगे, उसको बोलेंगे हम लोग बेस करंट, ठीक है। तो कैसा सिचुएशन हुआ, देखो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर बेस की तरफ आए, पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स, और इन लगभग सभी इलेक्ट्रॉन्स ये कलेक्टर में कलेक्ट हुए और इधर चले गए, तो इसको मिलेगा कलेक्टर करंट, ठीक है ना। क्या होगी कलेक्टर करंट की डायरेक्शन, क्या होगी, जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं उससे अपोजिट, तो इलेक्ट्रॉन्स इस दिशा में जा रहे हैं, इस दिशा में, तो कलेक्टर करंट आएगा ऐसे अंदर जाते हुए, ठीक है ना। सिमिलरली बचे खुचे 1-2% इलेक्ट्रॉन ये वायर से ऐसे गए, है ना, तो यहां पे मिला बेस करंट, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहे हैं तो बेस करंट जाएगा लाइक दिस। तो तीनों करंट आ गए आपके नजर के सामने, बराबर है, इमिटर करंट, बेस करंट और कलेक्टर करंट, ठीक है ना। जब आप यही सेम आंसर पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए लिखोगे, है ना, तो जो मैंने इलेक्ट्रॉन के लिए बताया वो सिर्फ किसके लिए आएगा,
होल के लिए आएगा। जैसे मैं बार बार बोल रहा कि यहां पे हीरो इलेक्ट्रॉन है, वहां पे हीरो होल रहेगा, है ना। यहां से होल्स आएंगे, पूरे के पूरे होल्स इधर होंगे और कुछ होल्स इधर जाएंगे। और दूसरी बात, जब पीएनपी का आंसर लिखोगे तो ये जो करंट की डायरेक्शंस है, जैसे इमीटर करंट बाहर की तरफ जा रहा, बेस करंट और कलेक्टर करंट अंदर की तरफ जा रहे, तो वहां पे सिर्फ करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। इमीटर करंट अंदर जाएगा और बेस और कलेक्टर बाहर जाएंगे, बस इतना ही फर्क है। बाकी सभी आंसर जैसा का वैसा जीरोक्स। ठीक है, तो चलो तीनों करंट आ गए यहां पे। ठीक है, कौन सा? इमीटर करंट, बेस करंट, कलेक्टर करंट। तो चलो अभी तीनों के बीच का रिलेशन देखते हैं, उसी को बोलते हैं बेसिकली वर्किंग, है ना। देखो सिचुएशन कैसे हुई। और एक चीज आप पूछ सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि सर ये भी तो एन रीजन था, इसके इलेक्ट्रॉन्स का क्यों कंसीडर नहीं किया आपने, इमीटर का ही क्यों कंसीडर कर रहे, है ना। इसका इसलिए ये कलेक्टर के रीजन के इलेक्ट्रॉन्स को इसलिए कंसीडर नहीं किए क्योंकि ये ऑलरेडी रिवर्स बायस में है। तो रिवर्स बायस में है तो ऑलरेडी उसके इलेक्ट्रॉन बैटरी में से निकल गए होंगे, है ना। तो जो भी आता है करंट वो बेसिकली आता है ये इमीटर के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ठीक है, तो सिचुएशन कैसी है यहां पे देखो, है ना। एक समझने के लिए बोल रहा हूं मैं, इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स इमीटर से बेस में एंटर हुए, जिसकी वजह से मिला इमीटर करंट। ठीक है ना। तो मान के चलो इमीटर में से बेस में इलेक्ट्रॉन्स आए 100, एक अज्यूम करो। ठीक है, उस 100 में से ऑलमोस्ट सभी के सभी 98% इलेक्ट्रॉन्स किधर चले गए? कलेक्टर में चले गए 98%। उसकी वजह से क्या मिला? कलेक्टर करंट। और बचे कुचे जो 2% इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, वो आए बेस में, जिसकी वजह से मिला बेस करंट। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 100 = 98 + 2? सिंपल बच्चों वाला मैथमेटिक्स है। 100 इलेक्ट्रॉन्स आए, 100 में से 98 उधर गए, 2 इधर गए, तो 100 = 98 + 2 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? अगर ऐसा मैं लिख सकता हूं तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, इमीटर करंट = कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? ये बच्चे वाली चीज नहीं है है ना, ये बच्चे वाली चीज है। ठीक है ना। ये 100 के लिए क्यों इमीटर करंट लिखा? क्योंकि ये 100 इलेक्ट्रॉन्स मूव होने के कारण आपको इमीटर करंट मिला था, ये 98 मूव होने के कारण आपको कलेक्टर करंट मिला था, और ये 2 मूव होने के कारण आपको बेस करंट मिला था। तो इन द ट्रांजिस्टर many electrons come from emitter to base, give rise to emitter current. Almost all of them, most of the electrons, they are collected at the collector, giving rise to collector current, and remaining 2% electrons, they give rise to base current. Hence we can write emitter current = collector current plus base current, और इसी को बोलते हैं हम लोग ट्रांजिस्टर की वर्किंग। इमीटर करंट, पीएनपी ट्रांजिस्टर रहने दो, नहीं तो एनपीएन रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये फॉर्मूला एक्टिव रीजन में हमेशा काम करेगा। ठीक है, और इसी को बोलते हैं वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर। ठीक है, इमीटर करंट इज ऑलवेज इक्वल टू कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग वर्किंग। ओके, और एक चीज बता दो, बस यहां तक आंसर आपका खत्म हो जाता है, लेकिन यहां पे एक दो और चीजें मैं बता देता हूं आपको, है ना। सबसे बड़ा करंट कौन सा रहता है? इमीटर करंट। और कलेक्टर करंट की वैल्यू लगभग इमीटर करंट के आसपास ही रहती है, बराबर है कि नहीं? क्योंकि 100 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इमीटर मिला था, तो ऑलमोस्ट 98 की वजह से कलेक्टर करंट मिला। जितने इमीटर में से इलेक्ट्रॉन्स निकले लगभग सभी के सभी कलेक्टर में चले गए, तो कलेक्टर करंट की भी वैल्यू इमीटर करंट के आसपास ही रहती, लेकिन हल्की सी कम रहती, बराबर है। और सबसे छोटू सा करंट रहता बेचारा अपना बेस करंट। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर की वर्किंग में जनरली 2 रेशो डिफाइन करते हैं। पहला है अल्फा, जिसका नाम है कॉमन बेस करंट गेन। फिर से एक बार बोल रहा हूं, अल्फा का नाम है कॉमन बेस करंट गेन, उसको डिफाइन करते हैं IC/IE।
IC मतलब कलेक्टर का करंट, IE मतलब इमीटर का करंट। कौन सा भी ट्रांजिस्टर रहने दो, PNP NPN, वो कोई दिक्कत नहीं। कलेक्टर के करंट का रेशो विथ इमीटर के करंट का रेशो, इसको बोलते हैं अल्फा। और कलेक्टर करंट का रेशो विथ बेस के करंट का रेशो, इसको बोलते हैं बीटा। तो ट्रांजिस्टर में ये दो रेशोज बड़े काम के हैं, अल्फा और बीटा। अल्फा का नाम है कॉमन बेस करंट गेन, बीटा का नाम है कॉमन इमीटर करंट गेन। ठीक है, तो अल्फा और बीटा के फॉर्मूले आपको याद रखने होते हैं। अल्फा इज IC अपॉन IE और बीटा इज IC अपॉन IB। ठीक है, देखो, और ये अल्फा और बीटा की जो वैल्यू है ना, ये फॉर्मूले तो आपको समझ में आ गए, लेकिन अल्फा की वैल्यू लगभग 1 के आसपास होगी। जैसे 0.98 बोलो या फिर 0.97 बोलो, 0.99 बोलो, लगभग 1 के आसपास होगी अल्फा की वैल्यू। क्यों 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 लगभग 1 क्या 1 नहीं होगी, 1 से थोड़ी सी छोटी होगी, थोड़ी सी छोटी। क्यों? क्योंकि देखो ना रेशो IC बाय IE है ना, जैसे मैंने पहले जो बताया कि IC और IE दोनों लगभग सेम है, लेकिन IC कलेक्टर करंट जो है वो थोड़ा सा छोटा है ना, क्योंकि इधर से 100 इलेक्ट्रॉन्स निकले थे जिसकी वजह से आया था IE, इधर 98 पहुंचे जिसकी वजह से आया IC, तो 98 बाय 100 बराबर है, देखो 0.98। ठीक है ना, तो अल्फा की वैल्यू 1 के लगभग पास होगी, 0.98 0.99 ऐसे, लेकिन 1 का बीच नहीं होगी, है ना, क्योंकि पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स इधर नहीं जाते, थोड़े 1-2% तो बेस में जाते ही है। ठीक है ना, तो अल्फा कैसे पहचानना, अल्फा की वैल्यू 0 मतलब 1 के जो एकदम पास है वो, और बीटा की वैल्यू जो है ना वो 1 से कई गुना ज्यादा होगी, जैसे 50 हो सकती है, 100 हो सकती है। तो जो वैल्यू 1 से बहुत ज्यादा है वो है बीटा। क्यों? क्योंकि देखो ना इसका फॉर्मूला देखो, IC अपॉन IB है ना, IB की वैल्यू तो बहुत ही छोटी है, और IC जो है कलेक्टर करंट वो तो बेस करंट के मुकाबले बहुत बड़ा है ना। देखो सिर्फ यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आए थे और इधर 98 आए थे, तो 98 बाई 2 मतलब लगभग 49-50 बराबर है कि नहीं। तो बीटा की वैल्यू जो 1 से बड़ी है 20 30 50 वैसी रहती है बीटा की वैल्यू। ठीक है, और अल्फा और बीटा के बीच का रिलेशन भी निकाल सकते हैं आप लोग, इंपॉर्टेंट रेशो है ट्रांजिस्टर्स के लिए। ठीक है ना, कभी कभी MCQ में पूछ लेता है आपको। ठीक है ना, तो अल्फा और बीटा के बीच का रिलेशन भी निकाल सकते हैं, ये है ना। ये रिलेशन देखो एक्टिव रीजन का, ट्रांजिस्टर की वर्किंग में हमने ये देखे IE इक्वल टू IC प्लस IB। तो चलो दोनों साइड को IC से डिवाइड कर देते दोनों साइड को IC से डिवाइड, तो IE बाय IC, IE बाय IC, IC बाय IE अल्फा है, तो IE बाय IC हो जाएगा 1 बाय अल्फा इक्वल टू IC बाय IC 1 प्लस IB बाय IC है ना, IC बाय IB बीटा है, तो IB बाय IC हो जाएगा 1 प्लस बीटा। तो इस रिलेशन के ऊपर से इसको सॉल्व करके आप अल्फा का फॉर्मूला निकाल सकते हो बीटा के टर्म्स में, या फिर बीटा का फॉर्मूला निकाल सकते हो अल्फा के टर्म्स में। ठीक है ना, तो आपको मिलेगा अल्फा इक्वल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, और बीटा का फॉर्मूला अगर निकालते हो उस फॉर्मूले से अल्फा के टर्म्स में, तो बीटा का फॉर्मूला मिलेगा अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। देखो दोनों के फॉर्मूले एग्जैक्टली सेम है ना, अल्फा लिखोगे तो इधर बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा लिखना है, और बीटा लिखोगे तो इधर अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा लिखना है। तो बस आपको याद इतना रखना है कि प्लस कहां पे लगाना और माइनस कहां पे लगाना, है ना, अदरवाइज दोनों का सेम है। देखो बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो अल्फा लिखोगे तो इधर बीटा लिखना, और इधर बीटा लिखोगे तो इधर अल्फा लिखना, और प्लस माइनस कहां पे रखोगे, है ना। देखो ऐसा लॉजिक लगाओ, अल्फा के फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में प्लस आएगा, क्यों? क्योंकि अल्फा की वैल्यू 1 से थोड़ी सी कम है ना, 1 नहीं है, 1 से थोड़ी सी कम है, मतलब इसका डिनोमिनेटर ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए मतलब प्लस होना चाहिए, इसलिए बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। ठीक है, फिर अल्फा के इसमें प्लस याद रख दिए, तो बीटा के फॉर्मूले में सीधा सीधा माइनस तो आपको याद रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो ये कभी कभी ना MCQ या फिर न्यूमेरिकल के लिए काम में आता है। ठीक है, तो ये पेज नंबर्स पढ़ लेना।
211 एंड 212।